रिकॉर्ड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1 इज टू फाइंड आउट द लिमिट इन रिएक्टेंट। आज हम लिमिट इन रिएक्टेंट मालूम करेंगे। इससे पहले हम अब तक फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर नंबर 1 में जो जो फाइंड आउट कर चुके हैं, नंबर 1 हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं, हम डेटा को राउंड ऑफ करना सीख चुके हैं, हम एम्पेरिकल फार्मूला 4 स्टेप से निकाल चुके हैं, हम मॉलिक्यूलर फार्मूला मजीद 2 स्टेप ऐड करके निकाल चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हमने स्टीचियोमेट्री के न्यूमेरिकल्स कर लिए और हम स्टीचियोमेट्री के न्यूमेरिकल हमने यूनिटरी मेथड के तहत कर लिए। ठीक है जी। अच्छा, अब आप लोगों के पास जो फायदा है वो ये कि आप लोगों के पास जितने भी पुराने लेक्चर्स हैं वो मौजूद हैं। उन पुराने लेक्चर्स को आप देख देख के उसको रिपीट करके दोबारा सीख सकते हैं। प्लस मैंने आप लोगों को एक असाइनमेंट दिया है अप्रॉक्स 45 न्यूमेरिकल्स का, तो उनमें से आप टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल सॉल्व भी करते रहे। मैंने आपको 15 दिन का वक्फा दिया है। एट द एंड ऑफ दिस अगस्त, इस अगस्त के आखिर में मैं आपसे वो असाइनमेंट मांगूंगा और मुझे वो असाइनमेंट चाहिए। याद रखिएगा, मैंने आपको भरपूर टाइम दिया है और साथ साथ मैंने आपको ये भी कह दिया है कि जिस न्यूमेरिकल में, जिस टॉपिक में आपको जहां प्रॉब्लम हो, मिसाल के तौर पे सर मैं ये न्यूमेरिकल कर रही हूँ, मुझे इसके अगला स्टेप नहीं आ रहा, मैं आगे क्या करूं, आप मुझसे व्हाट्सएप करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मैं एक काम करूंगा, ये लिमिट इन रिएक्टेंट जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक, तो इसके बाद हमारा ये चैप्टर नंबर 1 फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होगा तो मैं 1 वीक क्लास रखूंगा चैप्टर नंबर 1 का ओवरव्यू। ठीक है, यानी कि पीर मंगल बुध 3 दिन की मैं क्लास रखूंगा चैप्टर नंबर 1 का ओवरव्यू। उसमें हम क्या करेंगे, आपके भरपूर सवालों का जवाब देंगे। यानी कि आप कहते हैं सर मुझे असाइनमेंट के क्वेश्चन नंबर 7 में प्रॉब्लम हो रही है, मैं क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करूंगा। अगर ज्यादा मुश्किल हुआ तो आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा और ज्यादा मुश्किल नहीं हुआ तो आपको गाइडलाइन दे दूंगा। आप लोगों ने अपने पास उसको पूरे तरीके से सॉल्व करना है, अपने पास एक पूरा रजिस्टर बनाना है आपको सॉल्व न्यूमेरिकल्स का। अगर जो मैं न्यूमेरिकल्स आपको दे रहा हूं आपने सॉल्व कर लिए तो आपके 10 ईयर के न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व हो जाएंगे, आपके एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो जाएंगे, आपके बुक के न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व हो जाएंगे। इन शॉर्ट आपकी कंप्लीट प्रैक्टिस हो जाएगी न्यूमेरिकल्स की। ठीक है जी। तो स्टीचियोमेट्री सिंपल होता है, आपको जो सवाल दिया जाता है उस सवाल की मदद से आपको इक्वेशन दी जाती है, उस इक्वेशन से आप डेटा बनाएं। डेटा में जो आपको मालूम करने को कहा है, मास से वॉल्यूम मालूम करने को कहा है, वॉल्यूम से वॉल्यूम मालूम करने को कहा है, मास से मास मालूम करने का कहा है, तो जिसका आपको मास मालूम करने का कहा है आपको सबसे पहले उसका नंबर ऑफ मोल्स निकालने, फिर यूनिटरी मेथड से अप्लाई करके आप उसका मास या वॉल्यूम निकाल लें, जैसा कि मैं पिछले न्यूमेरिकल्स में आपको बता चुका हूं। दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, हमारी ये वाली वीडियो जो है वो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, आप पिछली वीडियोस के अंदर चेक कर सकते हैं। ठीक है बेटा, और किसी बच्चे को मजीद कोई कंफ्यूजन हो तो मैं हाजिर हूं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा न्यू टॉपिक है जिसका नाम है लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, लिमिटिंग रिएक्टेंट किसे कहते हैं, सबसे पहले तो हम इसको जरा समझ लेते हैं। ठीक है, मैंने इसको बोल्ड कर देता हूं, अंडरलाइन कर देता हूं, ये हमारा टॉपिक है आज का। देखिए, लिमिट का मतलब क्या होता है, यानी कि एक हद, है ना भाई। रिएक्टेंट किसे कहते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन में एरो से पहले वाला हिस्सा। ठीक है मुइस, ये तो रिएक्टेंट किसे कहते हैं, केमिकल रिएक्शन में एरो के पहले वाला हिस्सा। यानी कि मैं केमिकल रिएक्शन अगर आपको दिखाऊं, ये हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है, ये वाली। ठीक है, इसमें जो एरो से पहले वाला हिस्सा है ये रिएक्टेंट कहलाता है। ठीक है, अगर हम और ऊपर जाएं, इस वाली इक्वेशन को देखें तो इसमें एरो से पहले वाला जो हिस्सा है यानी कि CH4 और O2, ये हमारा रिएक्टेंट कहलाता है। ठीक है जी। तो हमारे पास रिएक्टेंट किसे कहते हैं, जो एरो से पहले वाला हिस्सा होता है। और लिमिटिंग रिएक्टेंट का मतलब होता है कि रिएक्टेंट में से कोई एक सब्सटेंस ऐसा होता है जो पूरे रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है, वो एक लिमिट लगा के बैठा होता है, उसी की वजह से पूरा रिएक्शन कंट्रोल हो रहा होता है और बाकी के दीगर रिएक्टेंट जो है वो उसके हिसाब से थोड़ा सा एक्स्ट्रा होते हैं। सही है, अभी मेरी पहली बात आपको फौरन आसानी से समझ में नहीं आई। ठीक है जी, अब मैं इसको समझाता हूं आपको एक एग्जांपल के थ्रू। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें A है, मैं इसको जरा, मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें मेरे पास रिएक्टेंट में A है और 2BC है। सही है, और मेरे पास CD है। ठीक है, ये मेरे पास सपोज करें कुछ
एलिमेंट्स या कंपाउंड्स है मेरे पास जो रिएक्टेंट का हिस्सा है, ठीक है। और उसके बाद ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, और प्रोडक्ट ये कुछ भी बनाए, एक्स वाई जेड कुछ भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है कि ये रिएक्टेंट में प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं, ठीक है। अब इन तीनों में से ए है, बी है, बी सी है और सी डी है, इनमें से कोई एक रिएक्टेंट ऐसा है जो पूरे रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा है। आई बात समझ में? यानी कि रिएक्शन तो इन तमाम रिएक्टेंट्स के जरिए से हो रहे हैं, इन तमाम रिएक्टेंट के जरिए से रिएक्शन बन रहा है, लेकिन इनमें से कोई एक रिएक्टेंट ऐसा है जो पूरे रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा है, उसको हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है जी। अब मैं आपको एक जर्नल एग्जांपल से समझा देता हूं, ये तो मैंने आपको नॉर्मली तौर पर समझा दिया। अब चूंकि हम एग्जाम्पल से समझते हैं ना, तो बात ज्यादा आसानी से समझ में आ जाती है। सपोज करें कि हम लोग एक पिकनिक मनाने जा रहे हैं, ठीक है, और हम पिकनिक मनाने जा रहे हैं, तो माशान ने आइडिया दिया कि सर हम ना एक पिकनिक मनाते हैं और सब जो है वो 5-5 हजार रुपए मिलाते हैं और हम एक पिकनिक मना लेते हैं, ठीक है भाई। अब सपोज करें हमारे पास हादिया अशरफ भी हैं, लाइबा भी हैं, माहिन भी हैं, माशान भी हैं, मनाहिल भी हैं, ठीक है भाई, और मैं भी हूं। अब हादिया के पास 2000 रुपीज है, लाइबा के पास 1000 रुपए हैं, माहिन के पास 3000 रुपीज हैं, मनाहिल के पास 4000 रुपीज हैं, मेरे पास भी 2000 रुपए हैं, सही है, जबकि माशान के पास 5000 रुपए। सब अपने अपनी अमाउंट सोच लें। हादिया के पास 2000 है, सही है, बल्कि चले हम इसको मेक इट सिंपल करते हैं। हादिया के पास 1000, लाइबा के पास 2000, माहिन के पास 3000 और माशान के पास 4000, मनाहिल के पास 5000 रुपए, ठीक है, और मेरे पास समझे 4000 रुपए। अब हमारे पास मनाहिल कहती है सर हम एक पिकनिक मनाते हैं और सब बच्चे 5-5 हजार रुपए लेकर आए। तो अब आप मुझे एक बात बताएं, माहिन अपना माइक जरा अनम्यूट करें और आप मुझे जवाब दें, बाकी तमाम लोग हमारे इस कन्वर्सेशन को सुनिएगा। माहिन अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। हाँ, अब मुझे एक बात बताएं, माशान ये कहती हैं कि सर, मनाहिल कहती हैं कि सर 5-5 हजार रुपए मिलाते हैं और एक पिकनिक करते हैं, तो आप मुझे बताएं क्या हम सब लोग पिकनिक मना सकते हैं, यस और नो? नहीं, क्योंकि सबके पास 5,000 थोड़ी है। नहीं है, शाबाश। इसका मतलब ये है कि हम पिकनिक नहीं मना सकते क्योंकि सिर्फ 5,000 तो मनाहिल के पास है, बाकी माशान के पास, मेरे पास 4-4 हजार है, माहिन के पास 3,000 है, लाइबा के पास 2,000 है, हादिया के पास 1,000 है। तो इसका मतलब है जो पिकनिक मनाहिल ऑर्गेनाइज करना चाह रही है वो पिकनिक प्रोसीड नहीं हो सकती, वो पिकनिक हम परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। अब माशान ये कहती हैं कि सर एक काम करते हैं, हम 4-4 हजार पर हेड रखते हैं और पिकनिक मना लेते हैं। तो अब मुझे बताएं इस पिकनिक के लिए कौन कौन राजी हो सकता है? माशान, मनाहिल और आप और मैं, है ना भाई, क्योंकि माशान के पास और मेरे पास तो 4-4 हजार है, मनाहिल के पास 5,000 है, तो मनाहिल के पास तो तब भी 1,000 एक्स्ट्रा बचेगा। लेकिन माहिन, लाइबा और हादिया पिकनिक अटेंड नहीं कर सकती, तो क्या पिकनिक हमारी परफॉर्म होगी या कैंसिल हो जाएगी? आपकी आवाज कट रही है। कैंसिल हो जाएगी, चले जाएंगे, है ना भाई, कैंसिल हो जाएगी। अब सपोज करें कि लाइबा ये कहती है कि सर 3-3 हजार रुपए मिलाते हैं, सही है, और बल्कि माहिन के पास 3-3 हजार है, माहिन कहती है सर 3-3 हजार रुपए पर हेड मिलाते हैं और पिकनिक करते हैं। सेम वही ऑप्शन आएगा कि माहिन कर सकती हैं, माशान कर सकते हैं, सर जुबैर कर सकते हैं, मनाहिल कर सकती हैं, लेकिन लाइबा और हादिया पिकनिक नहीं मना सकती। क्यों? उनके पास वो अमाउंट नहीं है। अब सपोज करें लाइबा कहती है सर 2-2 हजार रुपए पर हेड करते हैं, पिकनिक बना सकते हैं, पिकनिक तब भी नहीं होगी क्योंकि हादिया के पास वो अमाउंट नहीं है, ठीक है। एट दी एंड हादिया कहती है सर एक काम करते हैं, हम पिकनिक मनाते हैं, 1000 रुपीज पर हेड लें। अब बताएं माहिन, क्या पिकनिक अब परफॉर्म हो सकती है, प्रोसीड हो सकती है पिकनिक? जी, अब सबके पास इतने अमाउंट है ना, शाबाश। अब पिकनिक प्रोसीड हो सकती है, वो किस तरह कि हादिया के पास 1000 रुपीज है, हादिया तो दे सकती हैं, लाइबा के पास तो 2000 है, लाइबा तो 1000 आसानी से दे सकती है, 1000 उसके पास बच जाएंगे। माहिन के पास 3000 है, माहिन 1000 रुपए पिकनिक के दे सकती हैं, 2000 रुपए उसके पास तब भी बचेंगे, ठीक है। इसी तरह सर जुबैर के पास और माशान के पास 4-4 हजार रुपए हैं, 1000 रुपए वो पिकनिक पे दे देंगे, तब भी उनके पास 3-3 हजार बचेंगे। मनाहिल भी आसानी से पिकनिक अटेंड कर सकती हैं, मनाहिल के पास 5000 थे, 1000 रुपए देके वो पिकनिक अटेंड कर लेंगे, 4000 उनके पास तब भी बच जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये पिकनिक हमारी प्रोसीड हुई, और इस पूरी पिकनिक को किसकी वजह से प्रोसीड किया हमने? हादिया अशरफ की वजह से।
है ना भाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पूरी पिकनिक है ये हादिया अशरफ की बदौलत हम लोगों ने प्रोसीड की। तो हादिया अशरफ लिमिट इन रिएक्टेंट हुए। पिकनिक हम सबकी मदद से हुई है, 1000 रुपए की पिकनिक नहीं हुई। हम 5-6 लोग थे तो सबने 1000 रुपीज मिलाए तो 5-6 हजार रुपए की पिकनिक प्रोसीड हो गई। पूरी पिकनिक हमने मना ली, सब पिकनिक का हिस्सा थे। लाइबा भी पिकनिक का हिस्सा थी, सर जुबैर भी पिकनिक का हिस्सा थे, मनाहिल, माशान, माहिन, हादिया सब पिकनिक का हिस्सा थे। लेकिन हादिया की 1000 रुपीज की जो उनका आइडिया था वही आइडिया अप्लाई करते हुए हमने इस पिकनिक को मनाया। तो हादिया अशरफ हमारी पिकनिक की लिमिट इन रिएक्टेंट बन गई। Now is that clear to all of you कि what is the main moral of the limiting reactant? Limiting reactant basically है क्या? किसी भी रिएक्शन को कंट्रोल करने वाला कोई एक पर्टिकुलर सब्सटेंस जो उस रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है बेटा, समझ में आ गई आपके बात? तमाम लोगों की समझ में आ गई ये बात, लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है? ठीक है जी। तो अब हम लोग लिमिटिंग रिएक्टेंट को समझ चुके हैं। ठीक है, अच्छा लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, जरा मैं इसको भी लिख देता हूं। स्क्रीन शो नहीं हो रही आपकी। मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही? हाउ इज दैट पॉसिबल? एक काम करते हैं, मैं दोबारा शो करता हूं। अब शो हो रही है? जी सर। हाँ चलिए ठीक है जी। तो अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि हम कैसे, हाउ टू फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएक्टेंट। हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को कैसे फाइंड आउट करते हैं? ठीक है भाई, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड आउट करने का तरीका क्या है? फाइंड आउट करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट। हम हर रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं सबसे पहले। अब इस वाली एग्जांपल में हमारे पास 3 रिएक्टेंट है ना, ए, बी, सी और सी, डी, है ना भाई। हम ए का भी नंबर ऑफ मोल्स निकाल देंगे, बी, सी के भी नंबर ऑफ मोल्स निकाल देंगे, डी और सी, डी के भी नंबर ऑफ मोल्स निकाल देंगे। तो पहला स्टेप तो ये होता है कि हम लिमिटिंग रिएक्टेंट में जितने भी हमारे पास रिएक्टेंट है हम सबके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या होता है कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट थ्रू ईच रिएक्टेंट। ये चीज सबसे अहम है कि हमने जो नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के निकाले थे ना, तो हर रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स से हम प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे बाय यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड के जरिए से। ठीक है, यानी कि मैं आपको इसको और आसान तरीके से समझा देता हूं। इस एग्जांपल में हमारे पास कितने लिमिटिंग रिएक्टेंट हैं? माशान, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। जी सर। आवाज आ रही है क्लियर? जी आ रही है। हाँ, जल्दी से बताएं, हमने जो इक्वेशन लिखी है इसमें हमारे पास रिएक्टेंट कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से? ए, बी, सी और सी, डी। शाबाश। पहला स्टेप क्या कहता है, हम तीनों के क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल। दूसरा स्टेप ये कहता है कि हम प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे इन तमाम नंबर ऑफ मोल्स के जरिए से बाय यूनिटरी मेथड। यानी कि मैं एक्स वाई जेड के नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगा, पहले ए के जरिए से, फिर बी सी के जरिए से और सी डी के जरिए से। ठीक है, और मेथड कौन सा चलाऊंगा? यूनिटरी मेथड वाला चलाऊंगा। जो यूनिटरी मेथड होता है ना, पहले एक की कीमत मालूम करते हैं, फिर जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं उसकी कीमत मालूम करेंगे। तो जल्दी से बताएं मुझे एक्स वाई जेड के कितने मोल्स मिल जाएंगे? जल्दी से बताएं मुझे एक्स वाई जेड के फिर कितने मोल्स मिलेंगे? 3 मिलेंगे। सही है ना। एक नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे मुझे ए के रिस्पेक्ट से, एक नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे मुझे बी और सी के रिस्पेक्ट से, एक नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे मुझे सी डी के रिस्पेक्ट से। ठीक है ना, 3 नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे ना। फिर हम ये देखेंगे कि लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है, लिमिटिंग रिएक्टेंट इज द लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स। फिर हम देखेंगे उन तीनों में से जो लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स निकले हैं एक्स वाई जेड के, लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। तो जो मेरा प्रोडक्ट होगा, कौन सा प्रोडक्ट? एक्स वाई जेड,
उसके मुझे 3 नंबर ऑफ मोल्स निकलेंगे, एक ए से, एक बीसी से, एक सीडी से। तो लाजिम सी बात है इन तीनों में से कोई एक तो सबसे कम होगा ना, है ना। तो वो जो सबसे कम होगा तो वो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। लेट सपोज एन एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, चाहिए एग्जाम्पल। हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, ऊपर वाली एग्जाम्पल के हिसाब से बताएं माशान जल्दी से, प्रोडक्ट क्या है हमारे पास? XYZ। शाबाश, एक्स वाई जेड, ये हमारे पास प्रोडक्ट है, ठीक है। अब मैं यहां लिखता हूं अकॉर्डिंग टू ए, अगर ए के हिसाब से देखूं तो सपोज कर लें कि हमारे पास एक्स वाई जेड आए 2 मोल्स, ठीक है। अगर मैं बी सी के हिसाब से देखूं तो मेरे पास एक्स वाई जेड के मोल्स आए 0.5 मोल्स, और अगर मैं सी डी के हिसाब से देखूं तो मेरे पास एक्स वाई जेड के मोल्स आए 4 मोल्स, ठीक है। अब आप मुझे बताएं एक्स वाई जेड के लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स कौन से हैं? 0.5। 0.5, ये वाले हमारे लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स हैं। ये किस किस रिएक्टेंट की मदद से आए हैं? ये आए हैं BC। बीसी से। तो बीसी हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। शाबाश। Yes. अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि अब आपकी समझ में आ जाए। मैंने आपको तरीकेकार बता दिया हम किस तरीके से हल करते हैं। अब मैं आपको एक सवाल दे दूंगा, उस सवाल को हम सॉल्व करेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट के हमारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे, ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जितना गुड़ उतना मीठा, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपके जो है वो इसमें आप बहुत अच्छे चैंपियन हो जाएंगे, माहिर हो जाएंगे न्यूमेरिकल्स में, ठीक है जी। चलें जी, अब मैं जरा सवाल लिखने की तरफ आया। सवाल लिखते हैं ZnCl2, जिसको हम कहते हैं जिंक क्लोराइड, ठीक है, इज प्रिपेयर्ड, और इस दफा याद रखिएगा सवाल मैं आप लोगों से समझूंगा इस दफा, प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन, और वो रिएक्शन इन्होंने हमें दे दिया Zn प्लस HCl, और ये HCl से पहले 2 है, इन्होंने हमें बैलेंस भी कर दी इक्वेशन। एरो डाला मैंने, यहां आएगा ZnCl2 प्लस H2, ये इन्होंने हमें एक इक्वेशन दे दी, ठीक है जी। अब इन्होंने हमें इक्वेशन देने के बाद यहां लिखा 6.54 ग्राम ऑफ Zn react with 73 gram of HCl, find the limiting reactant and the mass of ZnCl2 produced। चलें जी, कौन सा बच्चा है जो मुझे ये न्यूमेरिकल समझाएगा या एटलीस्ट कोशिश करेगा? हाँ जी, कौन करेगा? मनाहिल करेंगे, मनाहिल, मनाहिल अनम्यूट करें। सर किसी और से पूछें। किसी और से पूछ लेते हैं, लाइबा है हमारे पास, लाइबा अनम्यूट करें बेटा। जी सर। हाँ, ऐसी मरियल सी आवाज क्यों निकाली जी सर? कोई बात नहीं, आप गलत बताएंगे कोई मसला नहीं है, हम करेक्ट करेंगे ना आपको। जल्दी से बताएं, ये जो पहली लाइन लिखी हुई है ZnCl2 इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन, इस लाइन का क्या मतलब है?
मैंने कहा था हर न्यूमेरिकल में एक लाइन होती है जिसको हम क्या कहते हैं? बड़ी देर लगा रहे हैं, हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट नहीं होगा इस तरह। चले मैं बता देता हूँ, चले कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। आप लोग फिर भी जो है वो कोशिश किया करें, समझा करें जी। इन्फॉर्मेशन देने आती है बस। समझा नहीं माशान, क्या कह रहे हो? तुमने इतनी जल्दी में कह दिया, समझ नहीं आया मुझे इन दोनों को। इन्फॉर्मेशन देती है सर। हाँ, ये जो हमारे पास पहली लाइन होती है, एक इंफॉर्मेटरी लाइन होती है ये, ठीक है। यानी कि ZnCl2 इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन, और नीचे इन्होंने रिएक्शन दे दिया कि Zn को HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो ZnCl2 जिंक क्लोराइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। तो ये जो पहली वाली लाइन होती है इसको हम कहते हैं इंफॉर्मेटरी लाइन है ये, सही है। हमारे न्यूमेरिकल्स के डेटा से या न्यूमेरिकल सॉल्व करने से हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बस हमें एक इंफॉर्मेटरी लाइन दी है, बस ठीक है। अब असल जो सवाल है ना, वो आपका सवाल ये है, और बड़ी गौर से सुनिएगा। यहां लिखा हुआ है 6.54 ग्राम जिंक लिया हमने, उसको रिएक्ट करा रहे हैं 73 ग्राम HCl के साथ। तो आपको बताना है फाइंड द लिमिटिंग रिएक्टेंट। एक तो आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट बताना है, ठीक है, रेड से कर दिया मैंने। और दूसरी चीज भी इन्होंने साथ साथ पूछ ली, और वो ये है कि आपको मास ऑफ ZnCl2 भी बताना है। अब गौर से देखिएगा, बाय वन गेट वन फ्री वाला हाल ही है। एक न्यूमेरिकल लिमिटिंग रिएक्टेंट का सॉल्व करना है, साथ साथ इन्होंने दूसरी चीज भी पूछ ली, ZnCl का मास भी मालूम करो, ठीक है जी। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपको पीछे वाले न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, इससे पहले वाले न्यूमेरिकल्स आपने किए हैं, तो मास मालूम करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मास का फॉर्मूला तो बहुत सिंपल होता है, ठीक है जी। तो आपको मेन चीज, तभी तो ढूंढ रही हूं, आपको मेन चीज क्या है? आपको मेन चीज लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम करना है, मास तो हम फौरन मालूम कर सकते हैं, ठीक है। अब एक सबसे अहम बात वो भी सुन ले जरा, कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो न्यूमेरिकल है ये लिमिटिंग रिएक्टेंट का न्यूमेरिकल है, ये हमें कैसे पता चलेगा? सही है। लिमिटिंग रिएक्टेंट के न्यूमेरिकल में और स्टीचियोमेट्री न्यूमेरिकल में हल्का सा फर्क है, उस फर्क को आप लोगों ने पहचानना है। और वो फर्क अगर आपने पहचान लिया तो आप आसानी से समझ जाएंगे बोर्ड में कि आपको कौन सा न्यूमेरिकल है, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट का है कि ये आपका स्टीचियोमेट्री का है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं यहां पर सोल्यूशन लिख देता हूं, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि देखें, अगर सवाल में बड़ा बड़ा लिखा हुआ आ जाए फाइंड द लिमिटिंग रिएक्टेंट, फिर तो आपको दिमाग लड़ाने की जरूरत ही नहीं है, ये लिमिटिंग रिएक्टेंट का न्यूमेरिकल है, क्योंकि उन्होंने बड़ा बड़ा दे दिया हमें, ठीक है। लेकिन बाजुकात ऐसा होता है कि देते नहीं है। अगर वो इस पॉइंट को, इस जुमले को अगर वो खा जाएं और सिंपल कह दें कि फाइंड द मास ऑफ ZnCl, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये स्टीचियोमेट्री का न्यूमेरिकल है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट का है। तो अब कैसे पहचानोगे कि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट का न्यूमेरिकल है? अब तो इन्होंने दिया नहीं है ना, हालांकि ये अभी भी लिमिटिंग रिएक्टेंट का न्यूमेरिकल है। हम कैसे पहचानेंगे? तो हमने उसकी एक निशानी रखी है, ठीक है। तो दो तरीके हैं, एक तो ये है कि आपको सवाल के अंदर बड़ा बड़ा लिखा दिया जाएगा कि भाई फाइंड द लिमिटिंग रिएक्टेंट, लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम करो। तो फिर तो आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम करना है, आपने दिमाग लड़ाने की जरूरत ही नहीं है कि ये स्टीचियोमेट्री का है या नहीं। आप तो लिमिटिंग रिएक्टेंट का है, आप फटाफट लिमिटिंग रिएक्टेंट के जो स्टेप्स होते हैं उसके जरिए से आप फाइंड आउट कर दें। लेकिन अगर इन्होंने फाइंड द लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं दिया और डायरेक्ट दे दिया मास ऑफ ZnCl2, तो फिर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या ये लिमिटिंग रिएक्टेंट का है या डायरेक्ट स्टीचियोमेट्री का है, हमें कैसे पता चलेगा? तो मैं आपको बताता हूं वो हमें कैसे पता चलेगा। वो हमें इस तरह पता चलता है कि हम इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन लिखने के बाद हम ये देखते हैं कि इन्होंने हमें रिएक्टेंट में मास दिया है 6.54 ग्राम जिंक का, ठीक है जी, जिंक का मास दिया है इन्होंने हमें, और साथ साथ इन्होंने हमें HCl का भी मास दे दिया 73 ग्राम। और हमसे इन्होंने ये कहा है कि ZnCl2 का मास मालूम करो। यही डेटा दिया है ना, मास दे दिया Zn का, मास दे दिया HCl का, और कहा ZnCl2 का मास मालूम करें, ठीक है। ये बात याद रखिएगा आप कि स्टीचियोमेट्री के न्यूमेरिकल में हमें रिएक्टेंट में से किसी एक का मास दिया जाता है, दूसरे का नहीं दिया जाता। अब तक हमने स्टीचियोमेट्री के जो न्यूमेरिकल किए हैं, मास न्यूमेरिकल किए हैं, मास वॉल्यूम न्यूमेरिकल किए हैं, या वॉल्यूम न्यूमेरिकल किए हैं, तो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से किसी एक का मास या वॉल्यूम दिया जाएगा और कहते हैं कि दूसरे का मास या वॉल्यूम मालूम करो। तो ये बात याद रखिएगा, एक का दिया जाएगा, दो का नहीं दिया जाएगा। यानी कि अगर ये यूं होता
ये यूं होता, यानी कि सिर्फ Zn का दिया जाता और कहते ZnCl2 का मालूम करो, तो ये स्टीचियोमेट्री था। अब आप डायरेक्ट Zn के आप पहले मोल्स निकालेंगे और यूनिटरी मेथड से ZnCl2 के मोल्स निकालेंगे, फिर ZnCl2 के मोल्स के जरिए से मास का फॉर्मूला लगा के मास निकालेंगे, आंसर आ गया, है ना भाई, क्योंकि सिंपल था। या सपोज करें आपको HCl का दिया जाता और आपको Zn का नहीं दिया जाता, सही है, यूं दिया जाता, आपसे कहा जाता कि भाई आप HCl का मास दिया हुआ है, Zn का नहीं दिया हुआ, ZnCl का मास मालूम करना है आपको, है ना भाई, तब भी ये स्टीचियोमेट्री था, क्योंकि रिएक्टेंट में से एक का दिया हुआ है, एक का नहीं दिया हुआ। तो ये सिंपल होता है स्टीचियोमेट्री कि आपको एक का मास दिया हुआ है, उस एक के मास से आप उसके मोल्स निकालें, उसके मोल्स से आप यूनिटरी मेथड से दूसरे के मोल्स निकालें और दूसरे के मोल्स का फिर मास का फॉर्मूला लगा के उसका मास निकालें, सिंपल आंसर, ठीक है। तो स्टीचियोमेट्री और लिमिटिंग रिएक्टेंट में जो फर्क है वो फर्क ये है कि स्टीचियोमेट्री में आपको दो का नहीं किसी एक के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, या तो मास दिया जाएगा या वॉल्यूम दिया जाएगा और किसी दूसरे का आपको मास या वॉल्यूम मालूम करने को कहा जाएगा। ठीक है जी, तो इससे हम समझ जाते हैं कि ये स्टीचियोमेट्री है क्योंकि एक का दिया हुआ है। लिमिटिंग रिएक्टेंट में आपको दोनों का दिया जाता है, जब दोनों का दिया जाएगा ना तो आप यकीन करें मैं ZnCl2 का मास नहीं मालूम कर सकता, क्योंकि अगर मैं Zn से मास मालूम करूंगा तो ZnCl2 का मास कुछ और निकलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स कुछ और निकलेंगे तो मास कुछ और निकलेगा। अगर मैं HCl से मालूम करूंगा तो ZnCl2 के मोल्स कुछ और निकलेंगे तो मास कुछ और निकलेगा, ये तो दो आंसर आ जाएंगे। अब मुझे क्या पता ZnCl2 का एक्चुअल मास क्या है, तो इसलिए सबसे पहले मैं फाइंड आउट करता हूं कि इन दोनों में से यानी कि Zn और HCl में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। फिर जो लिमिटेड रिएक्टेंट होगा उसके नंबर ऑफ मोल्स को मैं कंसीडर करके ZnCl का मोल निकाल के मास मालूम करूं, ठीक है जी। तो अभी तक हमने क्या सीखा, अभी तक हमने ये सीखा कि लिमिटेड रिएक्टेंट और स्टीचियोमेट्री में फर्क ये है कि स्टीचियोमेट्री में हमें रिएक्टेंट या प्रोडक्ट साइड में से किसी एक की इंफॉर्मेशन दी जाती है और दूसरे की मालूम करनी होती है, जबकि लिमिटेड रिएक्टेंट में हमें रिएक्टेंट में मोर देन वन की इंफॉर्मेशन दी जाती है और उससे हमें कहा जाता है कि आप प्रोडक्ट की कुछ चीज फाइंड आउट करें, मास वॉल्यूम कुछ भी फाइंड आउट करें, सही है, लेकिन मोर देन वन रिएक्टेंट की हमें इंफॉर्मेशन दी जाती है। जब मोर देन वन रिएक्टेंट की इंफॉर्मेशन दी जाएगी तो फिर हम सबसे पहले इनमें से लिमिटेड रिएक्टेंट फाइंड आउट करेंगे, फिर उस लिमिटेड रिएक्टेंट को कंसीडर करके हम अपना आंसर जो है वो निकालेंगे, ठीक है जी। ये बात भी समझ में आ गई हमारे। अब हम जो है वो क्या करेंगे, ये हमने डेटा बना लिया, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएक्टेंट। हम लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम कर रहे हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट करने का तरीका क्या बताया था मैंने बताया था सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स मालूम करेंगे ईच रिएक्टेंट के, ठीक है। अच्छा, ये हमारी क्लास अगर खत्म हो जाएगी ना तो हम इसको दोबारा रीज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। या आप लोगों को मैं माइक अनम्यूट कर लेता हूं, आप मुझे बताएं कि अगर आप लोग सैचुरेटेड हो गए तो फिर हम ये क्लास ओवर कर देंगे यहीं पे, फिर इस न्यूमेरिकल को हम नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करेंगे। आप मुझे बता दें जरा, या तो इस न्यूमेरिकल को हम क्लास रीज्वाइन करके कंटिन्यू करें या फिर हम इसको अगली क्लास में कंटिन्यू करें, जितना हम आज कर सकते हैं उतना कर लेंगे, जल्दी से मुझे बता दें। आज ही कर ले। अच्छा, आज कर ले। चलें ठीक है। तो नंबर ऑफ लिमिटेड रिएक्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास पहला स्टेप क्या था कि हमारे पास जितने भी रिएक्टेंट है, यहाँ हमारे पास दो रिएक्टेंट है, इन दोनों के हम सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स मालूम कर लेंगे, सही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Zn, ठीक है। Zn के नंबर ऑफ मोल्स, फॉर्मूला क्या था, मास अपॉन एटॉमिक मास। बताएं यहां मैंने मोलर मास क्यों नहीं लिखा, क्योंकि Zn एक एलिमेंट है, तो Zn का एटॉमिक मास मैं लिखूंगा, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद मैं इसको जरा नीचे ले आता हूं ताकि नेक्स्ट पेज पे आ जाए, ठीक है। तो इज इक्वल टू Zn का मास कितना दिया था, हमने डेटा में देखा था 6.54, डिवाइड करेंगे, Zn का एटॉमिक मास होता है 65.38 या जिसको हम 65.4 भी कह देते हैं, ठीक है। तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मुझे Zn के नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे 0.1 मोल्स ऑफ Zn, ठीक है जी। इसको मैं रेड कलर से कर देता हूं, ठीक है जी। अब मुझे नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं किसके, जल्दी से बताएं किसके मालूम करूंगा,
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl। दूसरा मेरे पास रिएक्टेंट HCl था ना, तो फॉर्मूला वही लगेगा, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब मोलर मास क्यों लगेगा? क्योंकि HCl एक कंपाउंड है, ठीक है। HCl का मास कितना दिया था इन्होंने? 73 दिया था HCl का मास। डिवाइड करूंगा, HCl का मोलर मास होता है 36.5। कैसे होता है 36.5? क्लोरीन का होता है 35.5 और हाइड्रोजन का 1 होता है, इसको प्लस करें 36.5 बन गया, ठीक है जी। तो इसको मैं डिवाइड करूंगा तो ये हो गया आपका 2 मोल्स ऑफ HCl। ये मैंने पहला स्टेप पूरा कर लिया लिमिटिंग रिएक्टेंट का, कि मैंने जो है वो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, ठीक है जी। इसको आप फर्स्ट स्टेप कह रहे हैं, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप क्या था हमारा? सेकंड स्टेप ये था कि इस नंबर ऑफ मोल्स के जरिए से हम प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स मालूम करेंगे बाय यूनिटरी मेथड। ऐसा ही था ना, ठीक है। जरा मैं इसको ऊपर से कॉपी भी कर लूं। ये देखें, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट थ्रू ईच रिएक्टेंट बाय यूनिटरी मेथड, ठीक है। ये मैंने यहां कॉपी कर देता हूं, ठीक है जी। ये मैंने यहां पर कॉपी कर दिया। अब सबसे पहले मैं मालूम क्या करूंगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ZnCl2 के नंबर ऑफ मोल्स मालूम करूंगा बाय Zn, ठीक है। सबसे पहले तो मैं जिंक की मदद से जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ZnCl2 मालूम करूंगा। मैं क्या लिखूंगा? यूनिटरी मेथड लिखूंगा। वी नो डैट, हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, ये रही इक्वेशन। इस इक्वेशन को मैं कॉपी पेस्ट कर दूं, यहां नीचे लिख लूं, बार बार हमें ऊपर जाना नहीं पड़ेगा। ये यहां मैं लिख रहा हूं, फिर बाद में मैं इसको डिलीट कर दूंगा यहां से, ठीक है। ये थी हमारे पास इक्वेशन। हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू इक्वेशन वन मोल ऑफ Zn produce 1 mole of ZnCl2, है ना भाई? ऐसा ही इक्वेशन से सही नजर आ रहा है? ये Zn के कितने मोल हैं? 1। और कितने मोल प्रोड्यूस कर रहे हैं? 1, सही है। जब 1 की कीमत पता चल जाती है तो हमारे पास Zn के कितने मोल हमने निकाले थे? यहाँ ऊपर लिखा हुआ है 0.1 मोल, तो हम यहाँ लिखेंगे कि 0.1 मोल ऑफ Zn प्रोड्यूस 1 मल्टीप्लाई बाय 0.1 इज इक्वल टू 0.1 मोल्स ऑफ ZnCl2। यहाँ किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर किसी को कंफ्यूजन है फौरन जी हाँ, अगर जी, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए ZnCl2 के बाय Zn, सही है। हमने ZnCl2 जी बेटा, ये समझ नहीं आया ये स्टेप समझ में नहीं आया, दोबारा बता देता हूँ मैं आपको। सर मुझे भी नहीं आया। कनेक्शन है, दोबारा बता देता हूँ, कोई मसला नहीं है। हमारे पास बस 1 मिनट रह गया, जैसे ही ये हमारे पास खत्म होगा मैं दोबारा क्लास लगाऊंगा, ठीक है। तो सेकंड स्टेप हमारे पास ये होता है कि हमें नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने प्रोडक्ट के, है ना भाई। अब मुझे एक बात होता है, इस इक्वेशन को देखें, खाली मैं इसको रेड कर देता हूँ। प्रोडक्ट तो मेरे पास दो हैं, एक ZnCl2 है, एक मेरे पास हाइड्रोजन है ना। लेकिन मैं कंसीडर किसको करूंगा? मैं हाइड्रोजन को कंसीडर नहीं करूंगा, मैं खाली ZnCl2 को कंसीडर करूंगा। मैं इसको मिटा देता हूँ। क्यों करूंगा ZnCl2 को कंसीडर? क्योंकि सवाल में इन्होंने मुझसे ZnCl2 का मास पूछा है, तो मैं सिर्फ इसी को कंसीडर करूंगा, ठीक है। अब मुझे इस ZnCl2 के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, पहले इससे निकालूंगा फिर मैं इससे निकालूंगा। क्लियर बेटा? ठीक है, ये स्टेप नंबर 2 तो हमें ये कह रहा है। तो अब मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं, मैंने यहां हेडिंग डाल दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ZnCl2 बाय Zn। अब मैं नंबर ऑफ मोल्स मालूम करूंगा ZnCl2 के Zn के जरिए से।
ठीक है, तो मैं इक्वेशन से इसको भी हटा दूं, अभी फिलहाल इसको भी हटा दूं। मैं Zn से ZnCl2 के नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाह रहा हूं। बाकी मैंने इक्वेशन से जो फालतू चीजें थी वो मैंने हटा दी। ठीक है जी, हटा दी मैंने। अब मैंने यहां लिखा अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, ये मैं यूनिटरी मेथड चला रहा हूं। यूनिटरी मेथड क्या होता है कि पहले आप एक की कीमत मालूम करते हैं, फिर जितने की मालूम करनी है उससे आप मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इत्तेफाक से देखें हमारे पास अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन Zn के कितने मोल हैं 1, और प्रोड्यूस कितने ZnCl2 प्रोड्यूस कर रहे हैं 1, तो हमारे पास ऑलरेडी एक की कीमत मालूम है। ठीक है, अब चूंकि मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Zn कितने हैं 0.1 है, ये 0.1 कहां से आए, ये मैंने स्टेप नंबर 1 में निकाले थे, ये 0.1 है। तो अब इस 0.1 को मैं इस ZnCl के 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो जब मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो मुझे ZnCl2 के मोल्स पता चल गए इस Zn के लिहाज से। मैं दोनों को रेड कर देता हूं। अब समझ में आई बात?